लेकिन वेस्ट हमेशा से ऐसे नहीं था। 17वीं 18वीं और 19वीं सदी को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये हमारी 500 साल की सीरीज का एपिसोड 2 है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उस वक्त की सुपर पावर स्पेन, उसके बादशाह फिलिप्स II आइबेरियन पेनिनसुला को बना देते हैं अपने अंडर और पुर्तगाल और स्पेन एक मुल्क बन जाता है। उनकी सबसे बड़ी फतह सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बैटल ऑफ लीपांतो थी, जिसमें सल्तनत उस्मानिया को शर्मनाक शिकस्त दी। प्रोटेस्टेंट मजहब को भी खत्म करना चाहते थे, पूरे यूरोप को कैथोलिक करना चाहते थे। लेकिन 1580 में प्रोटेस्टेंट्स थे तो उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली स्पेन से और एक नया मुल्क बनाया जिसका नाम नेदरलैंड्स, और सिर्फ बेल्जियम उनके हाथ में रह गया जो कि आज का कंट्री माना जाता है। उनकी शादी हेनरी VIII की बेटी मैरी से हुई थी। मैरी कैथोलिक थी लेकिन उनके बाप प्रोटेस्टेंट्स थे, तो वो इंग्लैंड पूरे को कैथोलिक करना चाहती थी। लेकिन 5 साल बाद उनकी बीवी की डेथ हो जाती है और उसमें से कोई औलाद भी नहीं हो पाती। इसके बाद सक्सेसर एलिजाबेथ I तख्त पे बैठती है। फिलिप उन्हें भी प्रपोजल भेजते हैं शादी के लिए ताकि उनका होल्ड इंग्लैंड पे बरकरार रहे, लेकिन एलिजाबेथ बाकी प्रपोजल की तरह इस प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर देती है। डच जो बागी होते हैं उन्हें असला देना शुरू कर देती है कि आप जाके फिलिप्स से लड़ो। फिलिप्स काफी हद तक बर्दाश्त करते हैं, लैंड को इन्वेड करने के लिए मंसूबा बना चुके हैं। वो 120 कश्तियां और 20,000 सिपाहियों समेत इंग्लैंड के ऊपर धावा खोल देते हैं। इस लड़ाई में सबसे बड़ी नेवल पावर दिखाई जाती है अब तक दुनिया की। एक तूफान आ जाता है और तूफान में बहुत सारी स्पेनिश कश्तियां ऐसे ही खत्म हो जाती हैं और जो सरहद के पास जा पाती हैं उन्हें इंग्लैंड की नेवल पावर डिफीट कर देती है। इस डिफीट ने इंग्लैंड की नेवल पावर को एक्सट्रीम पे ले गया, स्पेन की नेवल पावर को इस हद तक खत्म कर दिया कि अब वो सुपर पावर का स्टेटस खतरे में पड़ गया। बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस हमेशा से ऐसे नहीं था। इसमें जिसका किरदार आता है वो है लुइस। 1685 में उसने एक थ्योरी पेश की जिसमें उसने एक कैथोलिक मजहब कर दिया पूरे फ्रांस के अंदर। लेकिन लुइस का सबसे बड़ा किरदार ये माना जाता है कि उसने फ्रांस की फाइनेंस इंडस्ट्री को अलग लेवल पे लेके गया और फ्रांस को एक अहम किरदार दिलाया उसने पूरे यूरोप के अंदर। फ्रांस भी अपने आप को एक्सीड करना चाहता था पूरे यूरोप के अंदर और एक पावर बनना चाहता था पूरे यूरोप के अंदर। इसीलिए लुइस ने अपनी जमीन को फ्रांस के बाहर भी एक्सटेंड करने का फैसला कर लिया था और बहुत सी जमीनें अपने अंडर भी की। इसी वजह से डच और इंग्लैंड जो उस वक्त की पावर्स थे उन्होंने लुइस को रोकने के लिए इत्तेहाद भी बना दिया था। लुइस का दूसरा जो सबसे बड़ा कारनामा माना जाता है वो है इसका पैलेस वर्साइल में एक मॉन्यूमेंट बनाना और फ्रांस को एक कल्चर आइडेंटिटी देना। फ्रांस की कुजीन, फ्रांस का फैशन, फ्रांस की ड्रेसिंग को अलग लेवल पे लेके जाना। बहुत से अमीर लोग अब फ्रेंच सीखना शुरू हो गए थे क्योंकि वो फ्रेंच सीखने को एक फैशन समझते थे, एक स्टेटस समझते थे और वो फ्रांस में से फ्रेंच को सीखते थे और लैटिन और ग्रीक सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज ही रह गई थी। बात करते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड का जो एक्सट्रीम पीरियड शुरू होता है वो एलिजाबेथ I से शुरू होता है। एलिजाबेथ I एक प्योरली प्रोटेस्टेंट थी। उन्होंने एक अल्गेरियन चर्च की बुनियाद रखी जिसके सारे लोग प्रोटेस्टेंट थे लेकिन कैथोलिक भी थे और रिलीजियस टॉलरेशन की बुनियाद भी रखी। उन्हें एक रेवोल्यूशनरी माना जाता है इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर। उन्होंने सबसे पहले ट्रेड का आगाज किया। इंग्लैंड ने एलिजाबेथ I के रूल में मुगल से अपनी ट्रेड की इजाजत भी मांग ली थी और रशिया के साथ ट्रेड करने वाली पहली वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री भी बन गई थी। एलिजाबेथ ही के रूल में ड्रामा और लिटरेचर भी सिखाया गया। एलिजाबेथ की डेथ के बाद उनका तख्त जेम्स को मिलता है। जेम्स इस तख्त को संभालते हैं। जेम्स एक पढ़े लिखे इंसान होते हैं, एजुकेशन एक्सट्रीम होती है लेकिन पॉलिटिकल विजडम उनको वैसा नहीं होता जैसे कि एलिजाबेथ को हासिल था। इसीलिए पार्लियामेंट उनको हटा देती है और उसकी जगह उनके सक्सेसर यानी चार्ल्स I आ जाते हैं। लेकिन इनकी और पार्लियामेंट के दरमियान कभी भी दोस्ती नहीं हो सकी और पार्लियामेंट ने पार्टीशन ऑफ राइट्स साइन करने की कोशिश की
جس کی وجہ سے سارے اختیارات پارلیمنٹ کے پاس تھے کہ کنگ ان کے پوچھے بغیر آپ کسی بھی چیز پہ ٹیکس نہیں لگا سکتا. یہ میگا کارٹا جو 13 سینچری میں ہوا تھا اس کے بعد ہونے والا سب سے بڑا چینج تھا. تو اس بات کو کنگ کیوں مان لیتے؟ انہوں نے پارلیمنٹ کو ڈیسالو کرنے کا فیصلہ کیا اور 11 سال پارلیمنٹ کے بغیر ہی حکومت کی. لیکن حالات اور مذہبی رجحان چینج ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ تر یہ نہ چلا سکے اور 48 کے بعد سول وار ہو جاتی ہے انگلینڈ کے اندر اور انہیں تخت چھوڑنا پڑتا. اس کے بعد چارلز دوم آ جاتے ہیں تخت کے اوپر. یہ ایک کیتھولک تھے لیکن انہوں نے کبھی شو نہیں کرایا کہ وہ ایک کیتھولک ہے. انہوں نے 2 پارٹیز بھی بنانے شروع کر دی تاکہ کیتھولک پروٹسٹنٹ دونوں ایک ساتھ رہ سکے. لیکن ان کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا تھا اور انہوں نے کبھی یہ شو نہیں کیا کہ میں کیتھولک ہوں. لیکن اس کے بعد ان کے بھائی جیمز تخت پر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن جیمز نے کھلے طور پہ پرالان کہا میں ایک کیتھولک ہوں اور میں اپنے مذہب پہ قائم ہوں. جیمز کی بیوی بھی کیتھولک تھی اور ان سے ان کا ایک بیٹا ہوتا ہے جو کہ وہ بھی کیتھولک ہی تھا. جیمز کی پہلے بھی ایک شادی ہوئی بھی ہوتی ہے. ان سے ایک ان کی بیٹی ہوتی ہے میری. میری کو آفر کرتی ہے پارلیمنٹ تھرون اور وہ مان لیتی ہیں, بات پہ اگری کرتی ہے کہ میرے ساتھ میرے میاں ولیم بھی حکمرانی کریں گے. گلوریس ریولوشن پیش کی جاتی ہے. گلوریس ریولوشن میں پارلیمنٹ کو فل اختیارات دے دیے جاتے ہیں, وہ کنگ کو اپوائنٹ کرے یا ہٹا دے. بلز آف رائٹ بھی پیش کیا جاتا ہے. بلز آف رائٹ میں لوگوں کو ریلیجیس ٹالریشن دی جاتی ہے کہ وہ پروٹسٹنٹ چرچ کا ممبر بنے یا کیتھولک چرچ کی وجہ سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے. میری زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتی تو اس کے بعد جو تھرون ملتا ہے وہ ان کی بہن کوئین اینی کو ملتا ہے. کوئین اینی جو ہے وہ بھی ایک اچھی سکسیسر ہوتی ہے. وہ اپوائنٹ کرتی ہیں گورنرز کو اور ہٹاتی ہیں گورنرز کو. کوئین اینی 1707 میں اسکاٹ لینڈ کو مرج کر لیتی ہیں اور گریٹ برٹن کی بنیاد رکھتی. ولیم کے بعد جب تھرون اینی کو ملتا ہے تو اینی کی کوئی اولاد نہیں ہوتی تو تخت چلا جاتا ہے ہینوور. جرمنی کے اندر ایک شہر ہے, وہاں جو ان کے ریلیٹیو رہتے ہیں ان کو تھرون ملتے ہیں کیونکہ تھرون کیتھولزم میں نہیں جا سکتا, اسی لیے تھرون ان کے پاس چلا جاتا ہے. اور یہ آخری آرٹیفیشل چینج تھا انگلش monarchy کے اندر اور آج تک ہینوور کے لوگ ہی انگلینڈ پہ رول کر رہے ہیں. لیکن جارج 1 جو کہ 1714 سے لے کر 1727 تک حکمران رہے اور جارج 2 1727 سے لے کر 1760 تک انگلینڈ کے حکمران رہے, انہوں نے انگلینڈ کی سیاست میں اتنا اچھی طرح حصہ نہیں لیا. یہ ایک پاورفل monarch نہیں تھے. یہ زیادہ تر جو انگلینڈ کے معاملات تھے وہ کیبنٹ اور پارلیمنٹ ہی چلا رہی تھی. اس لیے پہلا پرائم منسٹر بھی ولیم رابرٹ والپور کو مانا جاتا ہے جنہوں نے کیبنٹ کی بنیاد رکھی اور انگلینڈ کو چلانا شروع کیا. 1942 میں ولیم والپور اپنا ووٹ آف کانفیڈنس ہار جاتے ہیں جو کہ آج تک پریکٹس کیا جاتا ہے پارلیمنٹری سسٹم میں. پچھلے دنوں عمران خان بھی اپنا ووٹ آف کانفیڈنس ہار گئے تھے پارلیمنٹ سے. اس کے بعد جارج 3 کا دور آتا ہے, وہ بھی زیادہ تر پارلیمنٹ کی کارروائیوں میں حصہ نہیں لیتے. اسی وجہ سے 13 کالونیز یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی گریٹ برٹن سے علیحدہ ہو جاتی ہے اور یہ بہت بڑا لاس ہوتا ہے. اسی وجہ سے اب سارے اختیارات صرف پرائم منسٹر کے پاس ہوں گے اور پرائم منسٹر ہی گریٹ برٹن کو رول کرے گا. کسی بھی ریولوشن کی بات کی جاتی ہے تو ہنگامہ شور شرابے کی بات کی جاتی ہے, لیکن یہ ریولوشن ایسی ریولوشن ہے جس سے دنیا کو بدل کے رکھتی ہے. دا سائنٹیفک ریولوشن جو کہ ویسٹ میں آئی تھی. سائنٹیفک ریولوشن سے پہلے صرف گاڈ کریشن کو مانا جاتا تھا کیونکہ یونیورس کو دنیا کو صرف گاڈ کے پرنسپل چلاتے ہیں. گاڈ کے پرنسپل تو چلاتے ہیں لیکن اصل پرنسپل ہے کیا, میکینکس کیا ہے اس کے پیچھے, اس کے بارے میں لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا. تو اس وقت کے زمانے میں لوگوں کے جو پرنسپل تھے وہ صرف ایرسٹوٹل کے پرنسپل اپلائی ہوتے تھے. جیسے کہ ایرسٹوٹل نے کہا تھا کہ فائر اور اسموک
दोनों अपवर्ड मूवमेंट पे जाते हैं और अपनी हायरार्की को ढूंढ रहे हैं। तो क्रिश्चियनिटी की बुनियाद भी ये थी कि हर चीज़ हायरार्की पे रखी हुई है, फायर, स्मोक, हर चीज़ हायरार्की पे। एस्ट्रोलियन जो फिजिक्स थी वो ये भी कहती थी कि जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो जल्दी नीचे आता है और जो दूसरा लाइट ऑब्जेक्ट है ये जल्दी नीचे नहीं आता। तो इस बात को भी गलत प्रूफ करना था। टोटल की जो फिजिक्स थी वो इस माशरे पे छाई हुई थी, लेकिन इंग्लैंड के सर फ्रांसिस बेकन और हेनरी डिस्कार्ट्स ने इस चीज़ को चेंज किया और कहा कि फिजिक्स की डेफिनेशन ही हम चेंज कर देते हैं। तो उन्होंने डेफिनेशन को चेंज किया और कहा नॉलेज वी गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। साइंटिफिक रेवोल्यूशन के हीरो में से आते हैं कार्पेनियस, केपलर, गैलीलियो और न्यूटन। कार्पेनियस ने सबसे पहले ये बताया कि अर्थ सेंटर ऑफ यूनिवर्स नहीं है, बल्कि जो अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है, ना कि अर्थ के इर्द गिर्द बाकी स्टार चक्कर लगा रहे हैं। इसके बाद आते हैं केपलर। केपलर ने ये थ्योरी दी थी कि ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा हो या कम हो वो एक ही वक्त पे जमीन पे गिरे। इसके बाद आते हैं गैलीलियो। गैलीलियो ने सबसे पहले एक टेलीस्कोप बनाई नीदरलैंड्स के अंदर और स्टार्स को देखना शुरू किया। कार्पेनियस की जो थ्योरी है वो ठीक है और अर्थ जो है वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स नहीं है, बल्कि सन जो है उसके इर्द गिर्द अर्थ चक्कर लगा रही है। उसने मून की डिस्कवरी भी की और सी बहुत सी चीज़ों की डिस्कवरी की, लेकिन गैलीलियो के बाद इस बात की कमी रह गई कि इस नेचर को एक्सप्लेन कौन करेगा। तो इस नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं सर आइजैक न्यूटन, जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से था। सर आइजैक न्यूटन ने मास थ्योरी दी और ये बताया कि मैस जो हायर ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा एक लो ऑब्जेक्ट के ऊपर असर रखता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का बताया कि ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, इसी वजह से एक ऑब्जेक्ट फॉल होता है तो सीधा जमीन पे गिरता है। जो न्यूटन का सबसे बड़ा काम था वो ये था कि उन्होंने बताया कि सनलाइट जो हमारी तरफ आ रही है वो एक रंग की नहीं है, बल्कि वो 7 रंगों से मिल के बनती है। वो इस्लामिक कल्चर से बहुत इन्फ्लुएंस होते थे, इस्लामिक साइंटिस्ट को देखते थे, वो चीन के फिलोसफर से बहुत मुतासिर होते थे, चीनी लैंग्वेज से बहुत मुतासिर होते थे। वो जापानीज को देखते थे, जापानीज से बहुत मुतासिर होते थे। वो कहते थे कि यूरोपियन कल्चर अभी कितनी सुपीरियरिटी पे नहीं पहुंचा, हमें इन लोगों को देखना चाहिए कितने सुपीरियर हैं और अपनी सोसाइटी को एक ऐसी सोसाइटी बना दे कि लोग हमारे पास आए इल्म हासिल करने के लिए। रशिया की, जो आज का रशिया है वो बहुत बड़ी कंट्री, लेकिन ये पहले बहुत बड़ी कंट्री नहीं थी। रशिया के सबसे अहम किरदार इस बात से है क्योंकि ये बेजेंटाइन चर्च का हिस्सा है, जिस पे सल्तनत उस्मानिया ने कब्जा कर लिया था, जो रोमन एम्पायर के 2 पार्ट्स थे। रशिया को उसकी बुलंदियों पे लेके जाने में पीटर वन का किरदार बहुत आम है। पीटर वन ने रशिया की जो लैंड थी उसे साइबेरिया से पैसिफिक ओशन तक हिला दिया था आने वाले हुक्मरानों ने। रशिया ने पोलैंड और स्वीडन पे भी कब्जा कर लिया था। पीटर बहुत ही वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस थे। उन्होंने जर्मनी, इंग्लैंड और बाकी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री का विजिट किया और अपनी रशियन कल्चर को वेस्टर्न कल्चर के क्लोज होने के लिए कहा। पीटर ने एक नया कैपिटल भी बनाया जिसका सेंट पीटर्सबर्ग कैपिटल। पीटर ने सल्तनत उस्मानिया को भी शिकस्त दी। ब्लैक सी तक उन्होंने अपनी ईस्टर्न कोस्ट को वेस्टर्न यूरोप के अंदर तक ले गए और वेस्टर्न कल्चर के ऊपर इन्फ्लुएंस डालना शुरू कर दिया कि हम भी यूरोपियंस हैं और हम भी बताएंगे तुम्हें कि हम कौन हैं। इसके बाद बात करते हैं लैटिन अमेरिका की। अर्जेंटीना, ब्राजील जैसी कंट्रीज लैटिन अमेरिका में आती हैं। लैटिन अमेरिका का मसला इसलिए अहम है क्योंकि लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में फर्क आप देखते ही होंगे। नॉर्थ अमेरिका एक सुपर पावर है, बल्कि लैटिन अमेरिका वैसी पावर्स नहीं है, क्योंकि लैटिन अमेरिका पे स्पेन का कब्जा था। तो स्पेन का कब्जा होते ही यहाँ पे क्रिश्चियनिटी की जो फॉर्म थी वो कैथोलिक थी, तो सारा कंट्रोल चर्च के हाथ में। यहाँ पे आइबेरियंस रहते थे जो कि प्रोफेशनल अमेरिकन थे, जिन्हें कोलंबस ने देखा था। यहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन भी आ गए थे काश्तकारी के लिए, जिन्हें यूरोपियंस लाते थे कि तुम काश्तकारी करो और माल सिर्फ हमें देते हो। यहाँ पे जो लोग थे उनके साथ बहुत बुरा सलूक होता था। आइबेरियंस को फिर भी कुछ ना कुछ इजाजत थी अपने कल्चर को इन्फ्लुएंस करने की, लेकिन ब्लैक को तो बिल्कुल इजाजत थी ही नहीं। आइबेरियंस ने आर्मीडियंस को बहुत ज्यादा हकूक तो नहीं दिए, लेकिन फॉर्मली हकूक थे।
लेकिन किंग का और स्टेट का होल पोर्टुगीज और स्पेनिश का बहुत स्ट्रॉन्ग था लैटिन अमेरिका पे। उन्होंने क्रिश्चियनिटी को फैलाना भी शुरू कर दिया था और वो चाहते थे कि ये भी कैथोलिक अमेरिका ही बन जाए जो लैटिन अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। तो उन्होंने रिलीजियस तालीम भी देना शुरू कर दी। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि 90% से ज़्यादा जो लोग थे वो रिलीजियस टाइप हो गए और एजुकेशन वगैरह हासिल बिल्कुल ही नहीं कर सके। और चर्च का इन्फ्लुएंस और किंग का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग था लैटिन अमेरिका के ऊपर। इसी तरह बहुत सा लैटिन अमेरिका उस तरह लिबरल और उस तरह ओपन माइंडेड नहीं हो सका जिस तरह के नॉर्थ अमेरिका है। अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की या ब्रिटिश अमेरिका की, जहां आज के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सुपर पावर की। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 13 कॉलोनीज पे बेस करता था इंडिपेंडेंस से पहले। ये ब्रिटिश के अंडर आती थी। ये 13 कॉलोनीज बाकी कॉलोनीज से बिल्कुल अलग थी। यहाँ पे ज्यूज को आने की इजाजत थी, यहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स को आने की इजाजत थी, यहाँ पे कैथोलिक्स को आने की इजाजत थी, यहाँ पे व्हाइट आबादी बहुत ज्यादा मिकदार में थी। जबकि लैटिन अमेरिका में ऐसा नहीं था, वहां पे किंग का और चर्च का बहुत सख्त होल्ड है। लेकिन ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका में हर एक को आने की इजाजत थी और हर एक को यहाँ पे जमीन रखने की इजाजत भी थी। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के बारे में ये भी आपको बताता चलो कि यहाँ पे रिलीजियस टॉलरेशन बहुत ज्यादा थी, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप यूरोपियंस बहुत सारी सोसाइटीज एक जगह मर्ज होकर रह रही थी और यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट भी हो रही थी। यहाँ पे लोग खुद लैंड लेते थे बगैर किसी किंग के, क्योंकि बाकी सारी जगह पे तो किंग्स वगैरह थे, लेकिन इस यूनाइटेड स्टेट्स में कोई किंग भी नहीं था और यहाँ लोग खुला कारोबार करते थे, खुली इन्वेस्टमेंट करते थे, कारोबार को चलाते थे। और बहुत सी औरतें हस्बैंड्स का हाथ बढ़ाती थी, जबकि बाकी कल्चर्स में ये अच्छा नहीं समझा जाता था। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका में लोग बहुत पढ़े लिखे थे, इतनी पढ़ी लिखी आबादी हो गई थी तो औरतों और मर्दों की कि पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं थी। ये उसी कौम की बुनियाद रखने जा रही थी जो फ्यूचर में सुपर पावर बन जाएगी। अब बात करते हैं कि इंडिपेंडेंस कैसे होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। 1760s में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे किंग के टैक्स बहुत ज्यादा होते थे। अब ब्रिटिश अपनी रोल पावर का दिखाना चाहते थे कि तुम हमारी कॉलोनी हो, ज्यादा फ्री ना हो। इस बात को देखते लोगों को पता चल गया कि हमारा इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है। जैसे फ्रेंच लोगों को देख के यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी आया कि हम भी एक अलग कौम है, हम ब्रिटिश के अंदर क्यों नहीं। लेकिन बहुत सी कॉलोनीज अभी भी किंग के साथ थी, वो चाहती थी नहीं किंग हमारे बड़े हैं, हमें उनके साथ रहना चाहिए। तो 1776 में आर्मी जिसे जॉर्ज वाशिंगटन लीड करते हैं वो और ब्रिटिश आर्मी आपस में टकरा जाते हैं एक फाइट में, और ये फाइट ब्रिटिश जीतेंगे क्योंकि उनके पास नेवल पावर है, उनके पास फोर्स है। लेकिन क्या कीजिए, ब्रिटिश तो बहुत छोटी कंट्री है लेकिन अमेरिका बहुत बड़ा है, तो वहां पे फोर्स को कॉन्कर करना मुश्किल हो रहा। उस वक्त की फ्रेंच लोग जो कि दूसरी सुपर पावर थी उसने भी मदद की अमेरिका की, और इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक नई कंट्री बन के दुनिया की सरजमीन पे आता है। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बाकी कंट्रीज से बिल्कुल अलग है क्योंकि यहाँ पे हर एक को जैसा चाहे रहने की इजाजत दी जा रही है। कॉलोनाइजेशन की बात करें, पुर्तगाल, स्पेन, नेदरलैंड्स इनकी पावर कम थी, लेकिन ब्रिटिश और फ्रेंच अब ये दो ऐसी पावर्स थी जो अपनी ओवरसीज टेरिटरीज को एक्सपेंड कर रही थी। आज भी आप जाके सर्च कर सकते हैं कि अभी भी ब्रिटिश एम्पायर के पास 14 कॉलोनीज और फ्रेंच के पास 13 कॉलोनीज मौजूद हैं। इसी तरह ब्रिटिश और फ्रेंच ने बहुत सारी टेरिटरीज को कब्जा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले ब्रिटिश कुक जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से था, उन्होंने हवाई का जजीरा देखा जो कि आज 50 स्टेट्स है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। ताकि भी एक आइसलैंड है जिसे डिस्कवर किया, सिडनी के पास रुके जहां उन्होंने एक नया कॉन्टिनेंट दरियाफ्त किया और इसको लेटर नाम दिया गया ऑस्ट्रेलिया का। ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें बाकी कोई यूरोपियन पावर इंटरेस्टेड नहीं थी, तो उन्होंने कहा यहाँ पे हम वाइट लोगों को ला के बसाएंगे क्योंकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, यूरोपियन क्लाइमेट बहुत हार्श है, तो इसीलिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कॉलोनी बना लिया कि इंग्लैंड यहाँ पे नहीं रुका, उसने पूरे इंडिया को कॉलोनाइज कर दिया।
لیکن انڈیا کو کولونائز کرنے کا وہ خود ہی کہتے ہیں ہمیں زیادہ فائدہ ہوا کیونکہ وہ سویلائز تھے اور وہاں کاشتکاری زیادہ ہوتی تھی, انہیں ہمیں اتنا ڈیولپ کرنا نہیں پڑا جتنا ہمیں آسٹریلیا کو تو خود ہی ڈیولپ کرنا پڑا. فرینچ بھی پیچھے نہیں تھے, انہوں نے بہت سے آئس لینڈ پہ قبضہ کیا اور ادھر اپنی ٹیریٹریز پہ لوگوں کو بٹھا دیا. اب بات کرتے ہیں فرینچ ریولوشن. فرینچ ریولوشن کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ ابھی تک منارکی کا قبضہ تھا فرانس کے اندر, منارکی ہر طرف چھائے ہوئی تھی, منارکی اور چرچ ہی فیصلہ کیا کرتے تھے لوگوں کے درمیان. اس چیز سے لوگ بہت تنگ آ چکے تھے. ساتھ کینیڈا میں جو فرینچ کی ٹیریٹریز تھی وہ بھی برٹش سے ہار چکے تھے اپنی ٹیریٹریز کو, تو اس لیے بھی لوگوں میں غصہ تھا. پیرس کے اندر بہت ساری چیزوں پہ بہت زیادہ ہی ٹیکس لگا دیے تھے لوگوں کے اوپر, جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ حکومت سے ناراض ہوتے تھے. تو اسی لیے فرینچ ریولوشن کو جنم دیا, کیونکہ دیکھا جائے تو فرینچ لوگ اپنی امپائر کے ساتھ بھی سپورٹ میں ہوتے ہیں, اپنی کنٹری سے محبت بھی کرتے ہیں, لیکن ساتھ کے ساتھ وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ایکسٹریم پوزیشن پہ ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو بھی دیکھتے ہیں جہاں لوگوں کو مکمل رائٹس ہیں, مکمل آزادی ہے, وہ منارکی کے نیچے نہیں ہے, وہ ایک گورنمنٹ کے نیچے ہیں. یہ بھی لوگوں کو چیز بہت زیادہ انفلوئنس کرتی ہے. لیکن فرینچ ریولوشن جیسے ہی پروسیڈ ہوتی ہے 1790 ڈکلیریشن بھی ہو جاتی ہے اس فرینچ ریولوشن کی, کیونکہ کنگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. دوسرا کہ جو لوور کلاس ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ صرف مڈل کلاس اور اپر کلاس کو فائدہ دینے کے لیے, اور تیسرا یہ کہ یہ پاسبل ہی نہیں. ساتھ ایک بروٹل فیس آ جاتا ہے فرینچ ریولوشن میں, جس میں اب چرچز کو بند کیا جاتا ہے, چرچ کو بالکل ڈسکریمنیٹ کر دیا جاتا ہے. فرانس میں ایک کانفرنس ہوئی تھی, میس کو مہیا کرنے کے لیے ایک سسٹم بنایا گیا تھا. 94 میں یہ ڈیزالو ہو جاتی ہے اور فرینچ ریولوشن ختم ہو جاتی ہے اور چرچ دوبارہ پاور میں آ جاتا ہے. نیپولین بوناپارٹ فرانس کی تاریخ کے ہیرو اور فرانس کو سپر پاور بنانے میں ان کا اہم کردار ہے. بوناپارٹ کا تعلق جو تھا وہ کروشیا سے تھا, جو اس وقت فرینچ فیلڈ کے اندر آتا تھا. بوناپارٹ 25 سال کے تھے, اس کے 2 سال بعد وہ اپنے جنرل ہونے کا کردار ادا کرتے ہیں اور اٹلی کے اندر سکسیس حاصل کرتے ہیں. نیپولین ایک بہت ہی اچھے سکسیسر تھے. ان کا اسٹریٹجک پوائنٹ پہ جانا اور دشمنوں کو ہرانا مشہور سمجھا جاتا ہے. وہ ایسی فائٹ کرتے تھے کہ دشمن دیکھتے ہی دیکھتے مسمار ہو جاتے. نیپولین کو بہت عام کردار تب حاصل ہوتا ہے جب وہ اٹلی کے اندر اپنی کمپین مکمل کرتے ہیں اور ایک ہیرو بن کے سامنے آتے ہیں. اس کے بعد وہ چڑھائی کر دیتے ہیں مصر کے اوپر, جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کے انڈر ہوتی ہے, اور ایجپٹ کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں, اور ایجپٹ کے اندر بہت سارے اینشینٹ فرعون لوگوں کو اسٹڈی کرتے ہیں اور ان کی اعلیٰ چیزوں کو دیکھتے ہیں. وہ اپنی امپائر کو برٹش لوگوں کے سے اوپر لے کے جانا چاہتے تھے, تو انہوں نے برٹش کو نیچے دکھانے کے لیے بھی اسٹریٹجیز بنا رکھی تھی. 1803 کے بعد ان کی لڑائی ہوتی ہے برٹش کے ساتھ, تو برٹش ان کو شکست دیتے ہیں اور اپنی سرزمین کو بچا لیتے ہیں بوناپارٹ سے. بوناپارٹ یہی نہیں رکتے, بوناپارٹ اب ایکسیڈ کرنا چاہتے ہیں اپنی پاور کو آل اوور دا یورپ, تو وہ ہرا دیتے ہیں پرشیا, آسٹریا اور رشیا کو, اور پورے کانٹیننٹل یورپ پہ بوناپارٹ چھا جاتے ہیں. ایک جگہ جہاں پہ بوناپارٹ کا سکہ نہیں چلتا وہ ہوتا ہے گریٹ برٹن یعنی کہ انگلینڈ. اس کے علاوہ اس نے پورے یورپ پہ اپنا قبضہ برقرار کر دیا تھا. نیپولین بوناپارٹ نے ہر ایک کے اوپر سینکشنز لگا رکھی تھی کہ آپ اب برٹش کے ساتھ ٹریڈ نہ کرو, برٹش کو دباؤ, برٹش کو آگے نہ بڑھنے دو, اور بس ہر طرف فرانس 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 ہی ہوتا رہے. برٹن بھی پیچھے نہیں تھا, اس نے بھی اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اور نیپولین کو ہرانے کے لیے ہر طرح سے گیا. ساتھ ہی برٹش نے ٹریڈ شروع کر دی رشیا کے ساتھ. جب برٹش نے ٹریڈ شروع کر دی رشیا کے ساتھ تو نیپولین کو برا لگا. نیپولین نے کہا میں تو پورے یورپ کا ہیرو ہوں, تو مجھ سے پوچھے بغیر رشیا کیسے گریٹ برٹن کے ساتھ ٹریڈ کر سکتا ہے. میں اس کو سبق سکھاؤں گا اور رشیا کو بتاؤں گا کہ بوناپارٹ اور فرانس کے لوگ کیسے ہوتے ہیں. تو بوناپارٹ نے 6 لاکھ فوجیوں کے ساتھ رشیا کے اوپر چڑھائی کر دی. ماسکو کے پاس پہنچ گئے بوناپارٹ, اور ماسکو کے اوپر اپنا جھنڈا لڑانے ہی لگتے ہیں کہ ماسکو کے اندر آگ لگ جاتی ہے, اور رشین لوگ سرنڈر نہیں کرتے فرانس کی آرمی کے اندر. اسی طرح 5 ہفتے گزر جاتے ہیں اور فرانس آرمی وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے. تو رشیا کا ایکسٹریم ویدر اور -سینٹی گریڈ میں رہنا
एक टफ आदमी का काम ही होता है, इसीलिए बोनापार्ट की आर्मी बिखर जाती है और 500,000 पीपल डाई हो जाते हैं या रशियंस के कैदी हो जाते हैं। बोनापार्ट बाद में 1815 में जब वापस आते हैं तो हर तरफ वो बात फैली होती है कि बोनापार्ट मारा जा चुका है, लेकिन बोनापार्ट 1814 में वापस आता है फ्रेंच में और दोबारा रूल करता है और लोगों को कहता है कि मैं तुम्हारा बादशाह हूँ, अगर तुम में हिम्मत है तो अपने बादशाह को मार के दिखाओ। तो दोबारा हुकूमत करता है फ्रांस के ऊपर, लेकिन डच आर्मी और उसके साथ जुड़े हुए ब्रिटिश अलायंस नेपोलियन बोनापार्ट को हरा देते हैं और उसको एक जजीरे पे फेंक देते हैं, जिस जजीरे पे उसका 1821 में इंतकाल हो जाता है। नेपोलियन 3 अब फ्रांस के हुक्मरान बनते हैं और फ्रांस की ग्लोरी को आगे लेके चलते हैं। इनके पास अनलिमिटेड इख्तियारात होते हैं और ये पेरिस को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाते हैं। नेपोलियन 3 का जो सबसे बड़ा कारनामा है वो फ्रांस को एक बड़ी यूरोपियन ताकत बनाना। नेपोलियन 3 ने बरतानिया के साथ मिलकर रशिया के खिलाफ भी वॉर लड़ी, क्रीमियन वॉर कहते हैं उसे, इटालियन यूनिफिकेशन में भी इनकी मदद की और तीसरा चाइना के अंदर भी ब्रिटिश के साथ मिलकर लड़े, फ्रांस को एक कॉन्टिनेंटल पावर बनाया। इटली कैसे यूनिफाई हुआ? इटली कभी भी यूनिफाई नहीं हो सका रोमन एम्पायर के टूटने के साथ, ये एक बहुत बड़ा अलमिया था। रेवोल्यूशन के अंदर भी वो यूनिफाई नहीं हो सका 1848 में। ऑस्ट्रिया इसके अंदर बहुत बड़ी दुश्मन समझी जाती है क्योंकि वेनेतिया जैसे इलाके उसने अपने कब्जे में लिए हुए थे, तो इसके लिए वो साथ मांगते हैं ब्रिटिश का और फ्रेंच का कि हमें यूनिफाई होना है। इटली वाले कहते हैं कि हम क्रिमियन वॉर में आपकी मदद करेंगे और आप हमें मदद करना ऑस्ट्रिया के खिलाफ जब हम उससे आज़ादी लेंगे। और ऐसे ही होता है। नेपोलियन 3 अपने लफ्ज़ों की बुनियाद पे इटली के अंदर अपनी फौज को मूव कराते हैं और वो इलाके ऑस्ट्रिया से वापस लिए जाते हैं। एक ऐसा भी वक्त आता है जब सिसिली जैसे इलाके भी अपने कब्जे में ले लिए जाते हैं इटली के अंदर और 17 मार्च के अंदर इटली एक नया किंगडम बन जाता है। और 20 सितंबर के अंदर ये भी वक्त आता है जब पूरा रोम इटली के कब्जे में होता है और वेटिकन सिटी जहाँ पे सिर्फ पोप रहते हैं वो सिर्फ अलग स्टेट रह जाती है। अब बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन जर्मनी अपने नाम से एग्जिस्ट नहीं करता था, प्रूसिया के नाम से एग्जिस्ट करता था पहले, क्योंकि प्रूसिया एक रिच प्रोविंस हुआ करता था। लेकिन जर्मनी भी कभी यूनिफाई नहीं हो सका, तो इसके लिए उन्होंने प्लान बनाया 3 वॉर्स के लिए। पहली वॉर में वो क्या करेंगे, ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को शिकस्त देंगे और अपने इलाके वापस लेंगे। ऑस्ट्रियो पर्शियन वॉर छिड़ गई। उस वॉर के छिड़ते साथ ही भी कुछ प्रोविंस आज़ाद हो गए। तीसरा था कि अब हम क्या करें, बाकी प्रोविंस जो थे वो अलग थे और ये वाला प्रोविंस अलग थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा नेपोलियन 3 को हम एक कॉमन एनिमी मान लेते हैं और हम एक प्रोपेगेंडा करके, उन्होंने प्रेस के अंदर एक प्रोपेगेंडा कराया कि नेपोलियन 3 ने हमारे से बेइज्जती कर दी है। इस बात को सुनते ही तमाम कौम मुश्तैल हो गई और फ्रांस की कौम तो है ही ऐसी, वो भी मुश्तैल हो गई और फ्रांस ने जर्मनी के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी। इस वॉर के डिक्लेयर होते साथ ही सारे प्रोविंस आपस में मिल गए फ्रांस को हराने के लिए, जैसा कि मनसूबाबंदी की गई थी। 1871 में किंगडम ऑफ जर्मनी का ऐलान कर दिया जाता है।